सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट रनिंग के बारे में। ठीक है, आपने इकोनॉमी में एक टर्म पढ़ी होगी फ्रंट रनिंग, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद पूछा है इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन से है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऐसे ही हमें हिंदी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, फ्रंट रनिंग के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लगाओ और उसके बाद इसका आंसर देखो। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो फ्रंट रनिंग है इसका मतलब है बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज अहेड ऑफ लार्ज ऑर्डर सो एज टू बेनिफिट फ्रॉम द सब्सिक्वेंट प्राइस मूव। देखो, फ्रंट रनिंग का बिल्कुल यही मतलब होता है। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है मतलब फ्रंट रनिंग का मतलब होता है बाइंग या सेलिंग किसी भी सिक्योरिटी को जैसे ही लार्ज ऑर्डर आता है उससे पहले, ताकि वो जो भी सब्सिक्वेंट प्राइस मूव हो उससे बेनिफिट हो उसके। बिल्कुल यही सही है फ्रंट रनिंग के बारे में। सेकंड बोल रहे हैं सेबी अलाउ करता है फ्रंट रनिंग को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के नहीं करता, ताकि क्योंकि वो वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो याद रखना, सेबी तो इसको अलाउ ही नहीं करता क्योंकि ये डबियस प्रैक्टिस है एक। ठीक है, ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, इसको सेबी अलाउ ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि पहली बात तो सेबी इसको अलाउ करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये इलीगल प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट की, जिसमें एंटिटीज़ जो हैं एडवांस, मान लो किसी को वो इनसाइडर है, ठीक है, तो उसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पहले पता है और उसके कारण वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो ये इंडिया में इलीगल है। ठीक है, ये चीज़ इलीगल है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये इलीगल है। सेबी इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है गलत स्टेटमेंट। गलत दिख रही है तो गलत आपको कौन सी दिख रही है? सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ऐसे ही इसमें है कि भाई फ्रंट रनिंग से तात्पर्य एक बड़े ऑर्डर से पहले प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने से है, ताकि बाद की कीमत में उतार चढ़ाव से लाभ उठाया जा सके। बिल्कुल यही स्टेटमेंट है फ्रंट रनिंग का। सेबी केवल संस्थागत निवेशकों के लिए फ्रंट रनिंग की प्रथा की अनुमति देता है, व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नहीं, ताकि उन्हें अस्थिर मूल्य आंदोलनों से बचाया जा सके। नहीं, वो किसी को भी अनुमति नहीं देता है, ये बिल्कुल ही इलीगल है। ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इलीगल है। तो हमें बताना है गलत स्टेटमेंट। गलत आपको कौन सी दिख रही है? सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। बोल रहे हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूनियन मिनिस्ट्री जो है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, उसके अंडर है, जो स्पेशली जिसका मेन टारगेट है ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को कॉम्बैट करना कंट्री में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कब बनी थी? 2008 में बनी थी। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंडर बनी थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर बनी थी। और क्या नाम बोलते हैं, 2008 में बनी थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी थी। ठीक है, तो यही है हमारा। सेकंड है इट असिस्ट एंड एडवाइसेस द कस्टम अथॉरिटी इन इंस्पेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बिल्कुल ये कस्टम अथॉरिटीज़ को असिस्ट और एडवाइस भी करती है। थर्ड बोल रहे हैं इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। नहीं, इसको हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, जो मिनिस्टर होते हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वही इसको क्या करते हैं? हेड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल दो ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। ठीक है, ये हिंदी में भी भाई हमारा दे रखा है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में बताना था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग है, क्योंकि इसको जो मिनिस्टर है ना वो हेड करते हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल दो स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है? करेक्ट है। किसके बारे में? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके? न्यू दिल्ली में। तो बस यही है इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और सब इन्वायरमेंट में पढ़ोगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना CPGRAMS के बारे में। किसके बारे में? CPGRAMS के बारे में। तो ये हमारा इंग्लिश में है, ये हमारा हिंदी में दे रखा है। CPGRAMS के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। आप वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लगाओ और फिर उसका वो करो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपना आंसर। ठीक है, सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। देखो, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड, अगर पता होगी तो आपको पता होगा, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम
सिस्टम। ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है 24/7, ताकि वो अपनी ग्रीवेंस को लॉन्च कर सकें पब्लिक अथॉरिटीज़ को किसी भी सब्जेक्ट पे जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस का, बिल्कुल इन्हीं का इनिशिएटिव है। थर्ड बोल रहे हैं इट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपील फैसिलिटी, ये कोई अपील फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं सिटीजन्स को जिससे कि वो अगर वो सेटिस्फाई नहीं है रिजोल्यूशन से, बिल्कुल भी नहीं, ये अपील फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगा कि अपील फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, अपील फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है इसमें। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो ये स्टेटमेंट हमारी थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था, NIC ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सर्विस। मेनली मतलब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लगभग गवर्नमेंट के यही मतलब वो करती है, बनाती है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सर्विस किसके अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर आती है, MEIT जिसके बारे में आप बात करते हो उसमें आती है ये। ठीक है, तो और हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। यही सेम चीज़ इसमें दे रखी है कि CPGRAMS मैंने फुल फॉर्म बता दी है, सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक जानकारियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24/7 उपलब्ध होती है। बिल्कुल, ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की पहल है। बिल्कुल। और थर्ड बोल रहे हैं अगर नागरिक समाधान से संतुष्ट नहीं है तो उनके पास अपील सुविधा प्रदान नहीं करता, नहीं अपील प्रोवाइड करता है। तो हमें बताना सही कौन से हैं, तो आपको दिख रहे हैं सही 2 हैं और एक हमारा जो है इसमें गलत है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में। बोल रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरी सॉलिड इलेक्ट्रोड और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करती है। बिल्कुल करती है भाई। ये देख लेते हैं, नीचे देखो यही सेम है। सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में बताना है तो आप इसका लगा लो। बोल रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरी सॉलिड इलेक्ट्रोड का यूज़ करती है, जबकि जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लिथियम आयन बैटरी में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, लिथियम आयन में लिक्विड वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पाए जाते हैं। सेकंड बोल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी जो लिथियम आयन बैटरी की होती है वो ज़्यादा होती है। तो याद रखना ये स्टेटमेंट हमें गलत दे रखी है, क्योंकि सॉलिड की जो बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है लिथियम से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। तो ये एनर्जी डेंसिटी की ध्यान रखना, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड बोल रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरी जो है वो पेस मेकर, RFID और वेरिएबल में यूज़ होते हैं। बिल्कुल भी वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको दिख रही है 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें है कि भाई ये बिल्कुल ठोस अवस्था बैटरी लिथियम आयन बैटरी में पाए जाने वाले तरल इलेक्ट्रोलाइट के बजाय ठोस मतलब ठोस वाले में ठोस इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और लिथियम वाले में लिक्विड वाले होते हैं। ये बोल रहे हैं ऊर्जा घनत्व जो है वो लिथियम वाले में ज़्यादा होता है, नहीं ये सॉलिड वाले में ज़्यादा होता है। और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सॉलिड स्टेट बैटरियाँ जो है पेस मेकर, RFID और पहनने योग्य उपकरणों में यूज़ होते हैं। तो हमें सही कथन बताना है, तो आपको दिख रहे हैं 2 कथन सही हैं, 1 कथन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है इसके बारे में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ एंड सीज के बारे में। ये बोले कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो UN कन्वेंशन ऑन लॉ एंड सी के अंडर एस्टेब्लिश की गई है। बिल्कुल वही की गई है। ठीक है, ऐसा ही हमारा ये हिंदी में भी दे रखा है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, उसके अंडर दे गया। सेकंड बोल रहे हैं इसके पास डिस्प्यूट्स के ऊपर जुरिडिक्शन है जो भी कंजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑफ सी, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट, मैरीन साइंटिफिक रिसर्च, इन सबसे रिलेटेड जुरिडिक्शन इनके पास है। बिल्कुल इनसे रिलेटेड जुरिडिक्शन इनके पास है। थर्ड बोल रहे हैं UNCLOS जो है वो भी एस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल सीबेड ऑथोरिटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीबेड माइनिंग को बियॉन्ड जो लिमिट्स है नेशनल जुरिडिक्शन के उसको रेगुलेट करना। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें बतानी सही स्टेटमेंट, तो आपको दिख रहा है तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में सही है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में सही है। अब आती है कि भाई ये बनी कब है। ठीक है, ये UNCLOS के ने बनाई है। ये तो बनी कब थी, ये याद रखना, ये बनी थी 1982 में। कब बनी थी, 1982 में ये बनी थी। और ये फोर्स में कब आई है, मतलब ये चलना स्टार्ट कब हुई है, 1994 में। ठीक है, ध्यान रखना ये बनी थी 1982 में, मतलब साइन हो गई थी 1992 में, लेकिन ये फोर्स में कब आई, 1994 में। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि 1994 में ये फोर्स में आई। इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, ध्यान रखना ये किस किस लैंग्वेज में काम करती है, इंग्लिश एंड फ्रेंच।
ठीक है। इसके अलावा ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा इसकी सीट कहाँ पे है, मतलब इसके हेडक्वार्टर या वो कहाँ पे है, ये है हैम्बर्ग जर्मनी में। कहाँ पे है ये, हैम्बर्ग जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हैम्बर्ग जर्मनी में इसके हेडक्वार्टर हैं। ये यहाँ इसकी मतलब सीट है ITLOS की, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ एंड सीज के बारे में। ठीक है, हैम्बर्ग जर्मनी में इसकी सीट है। ठीक है, और सेम जो ये बोल रखा है ना कि इसी कन्वेंशन में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी भी बनी थी, तो ये भी सेम टाइम पे ही इम्प्लीमेंट होती है और सेम टाइम पे ही बनती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी, ये भी उसी टाइम पे बनती है, उसी टाइम पे ये मतलब चालू होती है। तो 1994 में ये मतलब काम करना शुरू हुई थी तो मानेंगे तो इसे वहीं पे हुई थी। लेकिन इंटरनेशनल सीबेड जो अथॉरिटी है उसके हेडक्वार्टर अलग है। कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर हैं किंगस्टन जमाइका में। कहाँ पे है, किंगस्टन जमाइका में इसके हेडक्वार्टर हैं। ध्यान रखना, कभी आप सेम हेडक्वार्टर लिख दो। ठीक है, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, किंगस्टन जमाइका में, और उसके अलग थे। ये 16 नवंबर 1994 को काम करना स्टार्ट हुई है। ISAB इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा ITLOS के बारे में, ये मैंने बता दिया। दोनों के हेडक्वार्टर अलग अलग हैं। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर देख लेना भाई आप जो भी है। ठीक है, तो जो मैंने ऊपर बताया है इसके थोड़े से इंटरनेशनल ये देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण जो भी है ये ऊपर देख लेना आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहे हैं, हमें बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, उसके बारे में कंसिडर करना है। ऐसे हमें हिंदी में भी दे रखा है, तो आप देख लो। सबसे पहले व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज मेड चीपर बाय ए सेंट्रल बैंक। देखो, अगर सेंट्रल बैंक खुद किसी करेंसी की वैल्यू को चीप करता है तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। और जब मार्केट फोर्सेस के कारण किसी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर सेंट्रल बैंक किसी करेंसी की वैल्यू को कम करता है उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं, और मार्केट से अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। सेकंड बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मनी की मूवमेंट है विदाउट एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज या चैरिटीज, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, रेमिटेंसेज वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह, ट्रांसफर पेमेंट, ये किस में आती है, ये हमारे करंट अकाउंट में आती है, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें गलत दे दी कि ये कैपिटल अकाउंट में आती है, ये किस में आती है, करंट अकाउंट में आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और बतानी क्या है, रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है, तो आपको दिख रही है सेकंड स्टेटमेंट इसमें हमारी रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हो गया। सेम इसमें बोल रखा है कि जब केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा का मूल्य सस्ता कर दिया जाता है उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और जब गिरती मांग के कारण बाजार की शक्तियाँ मुद्रा के मूल्य को कम करती हैं तो इस मुद्रा का मूल्य ह्रास कहा जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड बोल रहे हैं, भुगतान संतुलन में वस्तुओं या सेवाओं और दान के विनिमय में बिना धन के आवाजाही पूंजी खाते का हिस्सा है। पूंजी खाता और दूसरा कौन सा होता है भाई, तो ये दूसरे खाता जो भी होता है ना, ये कैपिटल बोल रखा है। जो करंट अकाउंट होता है उसका पार्ट होता है, तो ये इसका पार्ट नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें पता नहीं गलत स्टेटमेंट, तो गलत सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है इसके बारे में। ठीक है, तो आपने एक चीज़ भी पढ़ी होगी, देखो वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे कि बीओपी में दो साइड होती हैं, एक हमारी करंट वाली होती है और एक हमारी होती है कैपिटल वाली। ठीक है, जो करंट वाली होती है, करंट वाली में आती हैं 2 चीज़ें, जैसे कि एक होते हैं विजिबल और एक होती हैं इनविजिबल। ठीक है, आपने पढ़े भी होंगे ये सारी चीज़ें। और कैपिटल वाले में भी इसमें 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट में जैसे कि भाई FDI हो गया, ठीक है, FPI हो गया, ठीक है, FPI। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं लोन्स, इसमें आते हैं लोन्स, चाहे हम बाइलेटरल कंट्रीज से लेते हैं, चाहे हम कहीं से भी लेते हैं, या तो हम सॉवरेन लेते हैं या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से जो भी लोन लेते हैं वो सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हो गए, लोन हो गए, और थर्ड हो गया हमारा जो भी बैंकिंग की कैपिटल है, बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल मतलब जैसे कि NRI के अकाउंट्स होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, बैंकिंग कैपिटल में आते हैं। जैसे कि NRI के जो अकाउंट्स हैं, FCNR, ये सारे किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 खाते होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। करंट अकाउंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विजिबल, एक इनविजिबल। विजिबल मतलब जैसे कि गुड्स में ट्रेड जो आपको दिखेगा उसको बोलते हैं विजिबल। ठीक है, इनविजिबल में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। इनविजिबल में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि सर्विसेज। ठीक है, ये इनमें अगर मतलब जो भी लेन देन होता है वो उसको बोलते हैं इनविजिबल। ठीक है, तो सर्विसेज में। फिर आती है हमारी इनकम में, और तीसरा आता है हमारा ट्रांसफ़र में। जो अभी बोल रहे थे ना हम, ट्रांसफ़र बिना किसी चीज़ के लिए दिए जो चीज़ होती है, जैसे कि तीसरा बोल रखा है
वस्तुओं के दान, ठीक है, वस्तुओं या सेवाएं, देखो सेवाएं 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 किस में आ रही है, सर्विसेज किस में आ रही है, इनविजिबल में। इनविजिबल किसके अंदर है, करंट के अंदर है, ये कैपिटल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यही है ट्रांसफर, जैसे कि रेमिटेंसेज हो गया, डोनेशंस हो गए, गिफ्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफर पेमेंट में आती है। इनकम में क्या क्या आता है, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारे किस में आते हैं, इनकम में आते हैं, और सर्विसेज ही होगी, ठीक है। तो ये है हमारा बीओपी की टोटल पिक्चर। अगर ये आपको याद है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो सेम चीज़ें बोल रखी हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बोल रहे हैं बिना एक्सचेंज के जो गुड्स एंड सर्विसेज या चैरिटीज होती है, देखो बिना एक्सचेंज के तो ट्रांसफर पेमेंट होती है, और ट्रांसफर पेमेंट किसके अंडर आते हैं, इनविजिबल सेक्शन के अंडर, और इनविजिबल सेक्शन किसके अंडर आता है, करंट अकाउंट के अंडर, ठीक है। तो ये हमें करंट अकाउंट के अंडर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंडर नहीं आता है। तो फर्स्ट में सेकंड स्टेटमेंट रहूँगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है, गलत पूछा था। अब आ जाते हैं सेकंड, बोले कैपिटल अकाउंट के अंडर हमें बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें। भाई अब आंसर बताओ। अभी तो मैंने ऊपर ही डायग्राम आपको बताया, ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है। तो मेरे को बताओ कि कैपिटल अकाउंट के अंडर कौन सी चीज़ें हैं। यही सेम नीचे दे रखा है भाई, इसमें बताओ हमारे पूंजी खाते के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो भाई, आपको इस ऊपर देख के पता चल गया होगा। ये देखो इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स जो है वो किसके अंडर आती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंडर आती हैं, बिल्कुल आती हैं भाई। अभी मैंने बोला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किसके अंडर आती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंडर आती हैं, ये भी इसके अंडर आती हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट के अंडर आती है। अभी मैंने बताया ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज ट्रेड किसके अंडर आता है, करंट अकाउंट के अंडर आता है, तो ये तो बिल्कुल भी कैपिटल के अंडर नहीं आता। क्रेडिट, अभी मैंने बताया था क्रेडिट किसके अंडर आता था, देखो लोन्स, लोन्स मतलब क्रेडिट, क्रेडिट किसके अंडर आते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंडर, तो ये आपको पता चल गया। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसके अंडर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंडर। तो आपको पता चल गई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है इसके बारे में, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कि एफडीआई, इसके एफडीआई जो भी है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, पूंजी खाते में आता है, बाह्य वाणिज्य उधार भी उसके अंडर आता है, सेवाओं में व्यापार करंट अकाउंट के अंडर आता है, अकल्पीकरण भी उसके अंडर आता है। तो फर्स्ट से सेकंड एंड थर्ड जो है वो विकल्प सही है। तो हमारे 3 विकल्प सही हैं, 1 विकल्प हमारा गलत है इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हमें बताना है एक्सटर्नल एड के इम्पैक्ट के बारे में इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। बोल रहे हैं इट ब्रिंग इन फॉरेन करेंसी दैट इज़ यूजफुल टू ब्रिज द बीओपी डेफिसिट। बिल्कुल, अगर कोई एक्सटर्नल एड हमें देता है, कोई एक्सटर्नल एड देता है, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी आती है जिससे कि बीओपी डेफिसिट के लिए को ब्रिज करने के लिए यूजफुल है, बिल्कुल। तीसरा बोल रहे हैं ये क्राउड आउट इफेक्ट कर देगी डोमेस्टिक मार्केट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्राउड आउट इफेक्ट कर देगी, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और ऐसे ही सेम हमारे वही दे रखा है। अब भारतीय व्यवस्था पर बाहरी सहायता के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बोल रहे हैं ये विदेशी मुद्रा लाता है, बिल्कुल विदेशी मुद्रा को लेके आता है जो भुगतान संतुल्य घाटे को पटाने पर जो भी है के लिए उपयोगी है, बिल्कुल। सेकंड बोल रहे हैं इससे घरेलू बाजार में क्राउडिंग आउट प्रभाव होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बताना है क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट आपको दिख रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए, क्योंकि पूछिए सही स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना नॉन टैरिफ, एक होता है टैरिफ मतलब प्रॉपर आप टैक्स लगाना, एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगाना, जैसे कि देख लो भाई, ये बता दो, यही होते हैं टैरिफ। गैर टैरिफ में बताना है कोई कौन कौन से आते हैं, आपको बताना चाहिए। फाइटो सैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, जो रही है सारे ही क्या नॉन टैरिफ बैरियर हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तीनों ही नॉन टैरिफ बैरियर में आते हैं, ठीक है, तीनों ही नॉन टैरिफ बैरियर में आते हैं। सही विकल्प बताना है, तो तीनों ही इसके आंसर हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बारे में बोल रहे हैं कि पेटेंट अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था उसने इंट्रोड्यूस किए हैं एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स से रिलेटेड जो प्रोविजन, उनको इंट्रोड्यूस किया, याद रखना उनको हटाया है। जो इंडियन पेटेंट एक्ट आया है ना, उसने इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया, इनको हटाया गया है। जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स से रिलेटेड जो चीज़ें उनको हटाया गया है, और कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाली जो चीज़ें उनको इंक्लूड किया गया है। सेकंड बोल रहे हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट जो सेट आउट करता है मिनिमम स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के, जो हर एक मेंबर को प्रोवाइड करने हैं, बिल्कुल प्रोवाइड करता है। सेकंड बोल रहे हैं प्रिवेंटिंग नॉन सब्सटेंस फ्रॉम बीइंग पेटेंटेड एज एन इन्वेंशन अनलेस इट इनहेंसेस द एफिकेसी ऑफ सब्सटेंस, रिपीटेटिवली नोन एज प्रिवेंटिंग और एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक ही सब्सटेंस की बार बार रिपीटेटिव पेटेंट देने को मतलब ये रोकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेम ऐसे ही इसमें हिंदी में भी दे रखा है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो है विशिष्ट विपणन अधिकार से संबंधित प्रावधान पेश नहीं किए, इसमें हटाए गए हैं।
ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमें बतानी है सही स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी करेक्ट है और एक स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं पेटेंट्स के बारे में क्वेश्चन। तो इसी नोट पे आज के हमारे जो टोटल 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करने हैं और प्लीज़ 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 जिन्होंने भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है दबाओ नीचे जाके। ठीक है, कहाँ मिलेगा, नीचे, कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको सब्सक्राइब का बटन। सब्सक्राइब का बटन दबा लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आए हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।